आज हमारे पास इंडिया और बांग्लादेश के बॉर्डर के रिलेटेड एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट आया है। इस रिपोर्ट के बारे में रिएक्शन देंगे और आपके साथ शेयर करेंगे कि क्यों बांग्लादेश और इंडिया का बॉर्डर इतना कॉम्प्लेक्स है। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं। इस रिपोर्ट को देखेंगे, फिर आपके साथ शेयर करेंगे कि क्यों खतरनाक के साथ ये कॉम्प्लिकेटेड एक कॉम्प्लेक्स बॉर्डर है। आइए स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव और बात है 2015 के पहले की, जब इंडिया और बांग्लादेश के इंडिपेंडेंट हो जाने के बावजूद भी, इनफैक्ट उन दोनों के बीच एक बॉर्डर होने के बावजूद भी, इंडिया में 17,158 एकर्स की बांग्लादेशी टेरिटरी थी और बांग्लादेश में 7,110 एकर्स की इंडियन टेरिटरी। आई नो इट्स प्रीटी कॉम्प्लेक्स एंड कॉम्प्लिकेटेड, बट यही तो वजह है कि इस बॉर्डर को सिर्फ एशिया का ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया का वर्स्ट बॉर्डर माना जाता है। बट वर्स्ट नाम मिलने के बावजूद भी किसी ने इस मुद्दे पर 2015 के पहले कोई ध्यान ही नहीं दिया, या शायद दिया था। इन 1971 जब बांग्लादेश ने लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट साइन किया था, सो दैट टेरिटोरियल वॉर्स, क्राइम्स, बॉर्डर इश्यूज और बिना सिटीजनशिप के रह रहे लोगों इन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकाला जा सके। बट यू नो व्हाट, जिस एग्रीमेंट पे साइन करने के लिए बांग्लादेश को 4 सेकंड्स लगे थे, उसी एग्रीमेंट को साइन करने के लिए इंडिया ने पूरे 41 ईयर्स लगा दिए, जिसके क्यों के कारण और बॉर्डर्स के बावजूद भी एक दूसरे देश में रहने का कारण और उनकी मजबूरियां आखिर क्या थी। Let's find that out in our today's wonderful video titled Complex India Bangladesh Border. Well, if इंडिया की बात करें तो हम वर्ल्ड फेमस हैं अपने स्पाइसेस, हेरिटेज और कल्चर जैसी 100 बातों के लिए। एंड टॉकिंग अबाउट बांग्लादेश, तो वो अपने डेल्टा रिवर, पोएम्स एंड स्टोरीज और फूड के लिए फेमस है। और जैसे कि मैंने कहा था, इन दोनों वर्ल्ड फेमस कंट्रीज के बीच के बॉर्डर्स वर्ल्ड फेमस है, वर्ल्ड्स वर्स्ट बॉर्डर्स के नाम से। और ऐसा क्यों और कैसे समझने के लिए आपको इस मैप को समझना पड़ेगा। अब जैसे कि आप देख सकते हो, बांग्लादेश का मैप है जिसमें इंडियन टेरिटरी है और इस इंडियन टेरिटरी में आता है बांग्लादेश की टेरिटरी और उस बांग्लादेश में फिर से आता है एक इंडियन टेरिटरी। ओह माय गॉड, वेरी कॉम्प्लेक्स राइट। ये काफी यूनिक लग रहा होगा आपको। सो इससे ये सवाल आता है कि क्या ऐसे बॉर्डर्स दुनिया भर में और भी कहीं मौजूद है? वेल यस, ऐसे और केसेस आपको मिलेंगे अर्मेनिया में, जिस देश में 3 अजरबैजानी एनक्लेव्स है, और अजरबैजान में जिसमें एक अर्मेनियन एनक्लेव है। ऐसे स्ट्रक्चर्स को हम एनक्लेव्स कहते हैं, अगर आपको नहीं पता था तो। इसके अलावा नेदरलैंड्स में आपको 22 बेल्जियन एनक्लेव्स मिलेंगे और उन्हीं एनक्लेव्स के अंदर नेदरलैंड्स के 7 काउंटर एनक्लेव्स हैं। एंड अगर इंडिया बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश में 111 इंडियन एनक्लेव्स हैं और इंडिया में 51 बांग्लादेशी एनक्लेव्स हैं। और ये नंबर साफ साफ कह देते हैं, इसीलिए इंडिया और बांग्लादेश की कंडीशन को वर्स्ट कहा जाता है। अगला सवाल आता है कि आखिर ये एनक्लेव्स फॉर्म कैसे और क्यों होते हैं, इतने अजीब स्ट्रक्चर्स जो ठहरे। वेल, ये एनक्लेव्स तब फॉर्म होते हैं जब 2 देश या 2 स्टेट्स XYZ रीजन से जुदा हो जाते हैं, पर वहां के चीफ्स, किंग्स या कहो सुपीरियर्स उस बात के खिलाफ हो, जिसके चलते वहां के लोग भी माइग्रेट नहीं हो पाते और वो लोग अपना बसेरा वहीं पर डाले बैठे रह जाते हैं। अब इससे होता क्या है कि कई बार लोग गलत बॉर्डर्स के साइड में अटक के रह जाते हैं, क्योंकि वो ना यहाँ के रहते हैं और ना ही वहां के, या तो फिर दोनों उन्हें अपना बनाना चाहते हैं। Got confused? No worries, let me solve it for you. For example, अर्मेनिया में 3 अजरबैजानी एनक्लेव्स हैं, जो अजरबैजान और उसकी गवर्नमेंट चाहती है कि खत्म हो जाए और वहां के सिटीजन्स अपने देश अजरबैजान में वापस लौट जाए। बट अर्मेनिया उस एनक्लेव को ना ही खत्म करना चाहती है और ना ही उसे अपना मानती है, जिसके चलते एनक्लेव्स के लोग ना यहाँ के रहे और ना वहां के, और इसी के कारण उनके बॉर्डर्स और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते जा रहे हैं। प्लस उन कॉम्प्लिकेशंस की वजह से यहाँ पर भी इजराइल और पैलेस्टीन के जैसे आए दिन पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स होते रहते हैं। वेल, प्रॉब्लम से याद आया, लेट्स फाइंड आउट कि आखिर इंडिया और बांग्लादेश के बीच में ऐसे कौन से प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, एंड इवन ऐसे कौन से XYZ रीजंस थे जिसके चलते इतने सारे एनक्लेव्स अचानक से फॉर्म हो गए। एंड इस बात का पता लगाने के लिए वील हैव टू गो बैक इन हिस्ट्री, जहां 309 साल पहले, यानी कि साल 1713 के इतिहास का ये कहना है, इस फसाड़ की जड़ मुगल एम्पायर के वक्त से शुरू हुई थी। एक्चुअली जब वो आज के नॉर्दर्न वेस्ट बंगाल और असम के बॉर्डर्स को एक्सपैंड कर रहे थे, तब उनका सामना हुआ द किंगडम ऑफ कूच बिहार, जिन पे कब्जा करने के लिए उन्होंने वॉर चालू किया और उस वॉर में उनकी जीत भी हुई थी। और उसी जीत की वजह से कूच बिहार को मजबूरन ट्रीटी साइन कर अपना 1/3 टेरिटरी मुगल्स को सौंपना पड़ा। पर कूच बिहार वो स्मार्ट, उन्होंने ऐसा ट्रीटी साइन किया था जहां कहीं पर भी यह मेंशन नहीं था कि किसको कौन सा नया टेरिटरी आया और किसने कौन सा टेरिटरी खोया। और बस इसी वजह से मुगल्स कोच बिहार से जीते हुए लैंड्स में से कई सारे कोच बिहारी चीफ्टेंस को हराने के बाद भी उन्हें हटा नहीं पाए, और जहां चीफ्टेंस हट रहे थे वहां कुछ मुगल्स के चीफ्टेंस और सोल्जर्स जा बसे, which resulted in this, यानी कि कोच बिहारी के अंदर था मुगल एम्पायर और मुगल एम्पायर के अंदर था कूच बिहारी एम्पायर।
और जब मुगल्स के बाद 1774 में ब्रिटिशर्स ने कूच बिहारी को कब्जे में लिया, तब भी उन्होंने एन्क्लेव्स को नहीं बदला और ठीक वैसे ही 1947 में भी टेरिटरीज वैसे के वैसे ही रहे। जिसके बाद 1949 में जब कूच बिहारी के राजा ने कूच बिहारी को इंडियन यूनियन में शामिल किया, तब भी वो उन एन्क्लेव्स के बारे में भूल गए थे और बस उसी का नतीजा था कि कुछ लोग पार्टीशन के बाद भी बॉर्डर्स के गलत साइड पर अटक गए और सिर्फ अटके ही नहीं बल्कि संघर्षों से भी गुजरते रहे। देखने जाए तो एन्क्लेव्स बिलोंगिंग टू द रंगपुर जमींदार्स बट सराउंडेड बाय कूच बिहार बिकेम पाकिस्तानी टेरिटरी। और इसके अलावा इंडिपेंडेंस के बाद भी एन्क्लेव में रहने वाले लोगों के पास ना इंफ्रास्ट्रक्चर बेनिफिट्स थे, ना स्कूल्स, ना मार्केट्स, ना मेडिकल फैसिलिटीज, ना इलेक्ट्रिसिटी और ना इन सब के खिलाफ कंप्लेन करने के लिए कोई पुलिस स्टेशन। एंड एज वी ऑल नो कि जहां पुलिस स्टेशन ही ना हो या तो कोई लॉ एंड ऑर्डर ना हो, वहां क्राइम रेट्स ज्यादा होते हैं। सो कुछ वैसा ही हुआ यहाँ पर भी। पुलिस स्टेशन ना होने की वजह से ये एन्क्लेव्स क्रिमिनल्स का हाइड आउट बन गए और जहां पर क्रिमिनल्स है वहां पर क्राइम और डर दोनों ही है, जिस पे ध्यान देना जरूरी था बट उन पर किसी ने कोई भी ध्यान नहीं दिया अंटिल इंडो पाकिस्तान वॉर 1971, जिसके बाद इंडियन गवर्नमेंट और बांग्लादेशी गवर्नमेंट ने मिलकर लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट बनाया। एक ऐसा एग्रीमेंट था जो सारे एन्क्लेव्स को एक्सचेंज करके बॉर्डर को एक सिंपलिस्टिक फॉर्मेट में लाने के लिए बनाया गया था। प्लस एन्क्लेव्स के लोगों को अपनी चॉइस की कंट्री सिटीजनशिप लेने की चॉइसेस दी गई और उनके चॉइसेस के मुताबिक एन्क्लेव्स के पॉपुलेशन को भी एक्सचेंज कर लिया जाएगा। आइडिया तो काफी सही था और शुभ काम में देरी कैसी, बस वही सोच के बांग्लादेश ने बिना कोई देरी किए एग्रीमेंट पर झट से साइन कर लिया और फट से एग्रीमेंट इंडिया की तरफ बढ़ाया। बट इंडिया कोई जल्दबाजी नहीं करने वाला था क्योंकि इंडिया में टेरिटोरियल एक्सचेंज के खिलाफ काफी सारे लोग खड़े थे, जिसकी दो मेजर वजहें थी। वजह नंबर 1, पूरे देश में ये सवाल उठ रहे थे कि क्या पाकिस्तान के खिलाफ 1965 एंड 1971 में 2 ब्रूटल वॉर्स प्लस चाइना के खिलाफ 1962 में जमीन खोने के बाद अब बांग्लादेश के टेरिटरीज को देके और ज्यादा जमीन खोना सही रहेगा क्या? क्योंकि इफ एक्सचेंज होता तो इंडिया को सिर्फ 51 टेरिटरीज यानी कि 7,110 एकर्स जमीन मिल रही थी, जबकि बांग्लादेश को 111 एन्क्लेव्स यानी पूरे 17,158 एकर्स मिल रहे थे। वजह नंबर 2, इंडियन ऑपोजिशन पार्टी के लीडर्स का मानना यह था कि ऐसे अनफेयर एक्सचेंज करके हम बांग्लादेश को सुपीरियर बना देंगे, जिसके चलते दुनिया की नजरों में हिंदुस्तान कमजोर हो जाएगा और इसी बात में असम और वेस्ट बंगाल की जनता का भी पूरा साथ था। बस यही वजह थी कि इंडिया को उस एग्रीमेंट को पास करने के लिए 41 इयर्स लग गए और 41 इयर्स के बाद यानी कि 2015 में इंडिया और बांग्लादेश ने एक एग्रीमेंट के अंदर अपने अपने एन्क्लेव्स को एक्सचेंज कर लिया। उस एग्रीमेंट का नाम था ढाका एग्रीमेंट, जिसको एक्शन में लाने के लिए गवर्नमेंट ने 2013 में 119th अमेंडमेंट बिल इंट्रोड्यूस किया, जिसे ऑफिशियल किया गया था ऑन 29 मई 2019 एंड इसके चलते बांग्लादेश के इंडियन एन्क्लेव्स में रहने वाले 14,856 लोग इंडियन सिटीजन्स बने और इंडिया के बांग्लादेश एन्क्लेव में रहने वाले 37,369 लोग बांग्लादेश में माइग्रेट होकर वहां के सिटीजन्स बन गए। जहां बांग्लादेश ने उनके माइग्रेंट्स के लिए कौन सी सुविधा तैयार की थी वो तो हम नहीं जानते, पर इंडिया ने अपने माइग्रेंट्स को वेलकम करने के लिए पूरी तैयारी कर रखी थी। 47.91 करोड़ के खर्चे उन पर। टेम्पररी रिहैबिलिटेशन बनाने के लिए सिटीजनशिप एनरोलमेंट्स, इलेक्टोरल रोल रजिस्ट्रेशन, इलेक्टर्स फोटो आइडेंटिटी कार्ड, आधार कार्ड ओपनिंग, बैंक अकाउंट ओपनिंग अंडर प्रधानमंत्री जन धन योजना, जॉब कार्ड फॉर महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट और इन सब के अलावा ये सब भी इंक्लूडेड था। ये सब तो ठीक है, बट सवाल अभी भी वहीं का वहीं था कि क्या टेरिटरीज को खोकर 17,158 एकर्स की जमीन को खोना ठीक था? जी हाँ, इट वॉज अ करेक्ट डिसीजन, क्योंकि इफ देखा जाए तो ऐसा करने से हम दुनिया की नजरों में कमजोर नहीं बल्कि बड़े दिल वाले बन गए थे। जेनेरोसिटी इज स्ट्रेंथ। इन टेरिटरीज को लौटाने के पहले इंडियन गवर्नमेंट ने हर बात पर गौर किया था। पॉइंट नंबर 1, ऑपोजिशन लीडर्स का मानना था कि टेरिटरीज को लौटाने से टेररिस्ट थ्रेट्स आएंगे और उससे नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट हो सकता है। बट इफ देखा जाए तो इंडिया के खिलाफ जितने भी नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स आए थे वो चाइना और पाकिस्तान से ही आए थे, बांग्लादेश से नहीं। सो इट वाज सेफ, यानी कि वी कुड गो फॉर इट। नाउ पॉइंट नंबर 2, 2015 के पहले बांग्लादेश के 51,000 लोग 68 ईयर से किसी भी कंट्री के सिटीजन्स नहीं थे और सिटीजनशिप ना होने की वजह से उन्हें बेसिक फैसिलिटीज भी नसीब नहीं हो रही थी। प्लस वो लोग वीजा के लिए भी अप्लाई नहीं कर सकते थे और ढाका एग्रीमेंट की वजह से उन्हें फाइनली एक नाम मिल सका जिसके चलते उनकी बाकी की लाइफ संवार सकी। सो इट वॉज अ वेरी नोबल डीड। सो यहाँ पर भी इट वॉज अ बिग थम्स अप। प्लस वैसे तो इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशंस पहले से ही अच्छे हो रहे थे, बट इस एग्रीमेंट के बाद वो रिलेशंस और भी ज्यादा स्ट्रांग बन गए।
प्लस हम दोनों ने मिलकर दुनिया के सामने एक एग्जाम्पल सेट किया फर्स्ट बॉर्डर इस नाम से फर्स्ट को हटाने का, क्योंकि हमने इस बात को प्रूव किया कि ऐसे कॉम्प्लेक्स जियोपॉलिटिकल सिचुएशन को भी पीसफुली और डिप्लोमेटिकली सुलझाया जा सकता है और उसे सॉल्व करने के लिए या किसी एग्रीमेंट पे पहुंचने के लिए कोई जंग लड़ने की जरूरत नहीं है, जैसे अजरबैजान और आर्मेनिया लड़ते आ रहे हैं। टॉकिंग अबाउट देम, वो दोनों ने अभी तक 2 वॉर्स लड़े हैं, बट उसके बावजूद भी अभी तक उनके एन्क्लेव्स और डिस्प्यूट्स बरकरार हैं। सो अब क्या लगता है आपको, जमीन खो देने का डिसीजन सही था या गलत? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड अगर आपको इंडियन बॉर्डर के बारे में कुछ जानने को मिला तो इससे आपको इंडिया के बारे में भी जानना चाहिए कि हमारा इंडिया 1000 AD में कैसा दिखता था, उस दौरान से अब तक किन किन एम्पायर्स ने हम पर राज किया, और उसके ऊपर हमने 2 अलग अलग वीडियोस बनाया। चेक देम आउट, तुम्हारा इंडिया का नॉलेज एकदम टेक ऑफ कर लेगा। एक लाइक ठोकना इस वीडियो से कुछ नया सीखने मिला तो, एंड सब्सक्राइब फॉर मोर। स्टे क्यूरियस। जय हिंद। देखिए, अगर आप ये रिसेंटली टाइम पे देखें तो खतरनाक किस वजह से, क्योंकि बांग्लादेश और इंडिया के बॉर्डर पे काफ़ी लोग जो है इलीगली स्मगलिंग करते हैं और काफ़ी सारे प्रोडक्ट बांग्लादेश इंडिया बेचते और इंडिया से बांग्लादेश आते हैं। अब यहीं पे कई सारे लोगों को गोली लग जाती है और गोली लगने की वजह के साथ वो मर जाते हैं। अब मैं एक बात यहाँ पे एक और करूँ कि बांग्लादेश को अगर हम देखें तो बांग्लादेश के जो छोटे छोटे पार्ट्स है वो इंडिया में है, इंडिया के छोटे छोटे पार्ट जो है वो बांग्लादेश पे। इन चीज़ों को कॉम्प्लेक्स इतना नहीं करना चाहिए था, क्योंकि यार वहाँ से यहाँ पे शिफ्ट करना चाहिए था, यहाँ से वहाँ पे। वो इंडिया के बांग्लादेश में है, बांग्लादेश के इंडिया में है, और वो उनको सिटी कंट्री मानते हैं। अब ये काफ़ी अजीब बॉर्डर है कि यार छोटी जगह कंट्री के अंदर बड़े इंडिया है, उसमें छोटे छोटे बांग्लादेश है, अब इतने बड़े बांग्लादेश में छोटे छोटे इंडिया है। ये सारी चीज़ें कॉम्प्लेक्स करती है और आपको कंफ्यूज करती है कि यार ये कैसा बॉर्डर है जो 2 कंट्रियों के बीच में, एक कंट्री के अंदर दूसरी कंट्री और दूसरी कंट्री के अंदर तीसरी कंट्री। ये काफ़ी अजीब लग जाता है।